नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन, इसमें हम लोग पीछे आपको पढ़ चुके हैं कि प्रयोगशाला में आपको नाइट्रिक एसिड कैसे बनाया जाता है, और प्रयोगशाला में आपको नाइट्रिक एसिड बनाते वक्त है ना उसमें क्या क्या सा चेंज होते हैं ना, और कौन सा प्रोसेस होता है और कौन सा कंडीशन होता है ना। इसके पीछे वाला लेक्चर आप देखेंगे। दूसरी बात आपको बता दें, अगर इस आप नए चैनल पर हैं तो इसके पहले आपको बहुत सारा वीडियो अपलोड है ना, तो पुराने वाले आप चैनल पर जाएंगे तो वहाँ मेरा पुराना वीडियो दिखेगा, वहाँ बहुत सारा वीडियो अपलोड है। आज हम लोग को पढ़ना है, जैसे हम आपको लैब द्वारा आपको नाइट्रिक एसिड बनाने की विधि बताए थे। आज जो हम लोग को पढ़ना है व्यापारिक विधि। व्यापारिक विधि में हम लोगों को नाइट्रिक एसिड कैसे बनाया जाता है ना। तो व्यापारिक विधि में आपको दो विधियाँ प्रचलित हैं, जिसमें से एक विधि जो है ओस्टवाल्ड विधि है, दूसरा जो है बर्कलैंड-आइड विधि। इसमें से दो विधियाँ जो है ना महत्वपूर्ण है, और इस दो विधियों में से हम लोग एक विधि पढ़ेंगे ओस्टवाल्ड विधि, जो कि फिक्स होता है, 90% आशा रहता है ना बोर्ड में आने के लिए हमारा, है ना। और इसका जिस तरीके से हम आपको अमोनिया बताए थे उसी तरीके से अभी है नाइट्रिक एसिड, और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब ये कॉमन क्वेश्चन में गिना जाता है, ये सब फेमस क्वेश्चन है ना। आप याद रखेंगे इसको और रोज पढ़ना सीखें, कंटिन्यू करना सीखें। ऐसा नहीं कि आप आज पढ़ ले फिर बयान छोड़ दिए है ना, तो ये पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। फिर उसी तरीके से आपसे बात बोलें, फिर आपका वही क्वेश्चन रहा कि सर जी यह विधि क्यों प्रचलित है। तो इसलिए है क्योंकि नाइट्रिक अम्ल इस विधि से उत्पादन करना बहुत ही सरल होता है, और इसमें नाइट्रिक एसिड बहुत अधिक अमाउंट में प्राप्त होता है। हमारा मेन मकसद, कोई भी चीज़ हम लोग बनाते हैं तो मेन मकसद क्या होता है, लागत कम हो, समय कम हो, और हमारा जो प्रोडक्ट मिले वो क्या मिले, अधिक अमाउंट में मिले। तो इस विधि में मतलब जितनी भी विधियाँ हैं हमारे पास, जितनी भी है ना दुनिया में विधियाँ हैं, उसमें से सबसे जो फेमस है आपको वो है ओस्टवाल्ड प्रोसेस है ना। इस विधि में कोई पूछे क्यों यूज किया जाता है यह विधि है ना, तो इसमें बोलेंगे कि सबसे अधिक इसमें नाइट्रिक एसिड प्राप्त होता है ना। उसके बाद बोलेंगे कि यह विधि क्या है, सरल है। सरल का मतलब क्या, आसानी तरीके से बनाया जा सकता है। दूसरी बात, इसमें लागत कम होता है ना। ये सब विधि, अब देखें जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस में यही कॉमन बात है। कोई भी प्रोसेस हम लोग अपनाते हैं इसलिए है ना, ताकि सबसे जो अच्छा हो, मतलब अच्छा होने के कारण करते हैं। यह विधि हम आपको जिस तरीके से बताए थे अमोनिया बनाने में NH3 में, तो वह एक ही स्टेप में रिएक्शन हो गया था, है ना, एक ही स्टेप में रिएक्शन हो गया था NH3। लेकिन यहाँ जो रिएक्शन है वह 3 स्टेप में होगा, है ना। 3 स्टेप में यहाँ रिएक्शन होगा, याद रखेंगे इसको। तो दूसरा जो पहला जो 3 स्टेप में जो होता है ये रिएक्शन, पहला स्टेप में दिमाग लगाएंगे। पहला स्टेप में क्या किया जाता है, पहला स्टेप में ये लिखना पड़ेगा आपको, है ना। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये। पहला स्टेप क्या कहता है कि हवा के ऑक्सीजन द्वारा प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में अमोनिया का ऑक्सीकरण किया जाता है ना। अमोनिया का ऑक्सीकरण किया जाता है, विक्रिया के फलस्वरूप NO गैस निकलता है ना। दिमाग लगाएंगे यहाँ क्या क्या कंडीशन है, यहाँ प्लेटिनम उत्प्रेरक है, यहाँ Pt की उपस्थिति में होता है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछेगा, दिमाग लगाएंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पूछेगा आपको, है ना। ओस्टवाल्ड विधि में है ना अमोनिया बनाना, नाइट्रिक एसिड बनाते वक्त है ना किस कैटेलिस्ट का यूज किया जाता है, तो है आपको प्लेटिनम, है ना। अमोनिया का ऑक्सीकरण किया जाता है ना, जिसमें तो है ना ये बनता है। अब देखेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। ये हुआ आपको हीट रिलीज हो रहा, तो हीट रिलीज हो रहा है, तो ये एक्सोथर्मिक हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। अब देखेंगे इस अभिक्रिया से आपको क्या क्या शिक्षा मिलती है ना। इस अभिक्रिया से आपको क्या क्या शिक्षा मिलती है, दिमाग लगाएंगे। पहला जो है इससे निष्कर्ष क्या मिलता है, निष्कर्ष कंक्लूजन क्या मिलता है, तो नंबर 1 देखेंगे, यहाँ नाइट्रिक एसिड का कितना आयतन है, 4 आयतन है। यहाँ ऑक्सीजन का कितना आयतन है, 5 आयतन है। यहाँ NO का कितना आयतन है, 4 आयतन है। यहाँ H2O का कितना आयतन है, 6 आयतन है। हम लोग आयतन का यूज वहाँ करते हैं, कंफ्यूजन आता है ना कि सर जी आयतन कहाँ लगाते हैं, मोल कहाँ लगाते हैं।
आयतन वहाँ लगाएंगे जहाँ गैस की उत्पत्ति हो। जब सब गैस हो ना तो वहाँ आयतन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि गैस का जैसे हम आपसे बोले नाइट्रोजन जो होता है 78% पाया जाता है, तो किस हिसाब से, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, है ना, ऐसा नहीं कि किसी के अकॉर्डिंग ले लो, मास के अकॉर्डिंग नहीं है, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। हम आपसे पूछे देखें तो इस एरो के चिन्ह के इधर कितना आयतन टोटल है, 5 4 9 आयतन है, यहाँ कितना आयतन हुआ, 10 आयतन हुआ। हम आपसे पूछे अभिक्रिया के फलस्वरूप आयतन बढ़ा है कि घटा है, बढ़ा है। तो नंबर 1 आप लिखेंगे, नंबर 1 आपको क्या शिक्षा मिली, आयतन बढ़ जाता है, इंक्रीजेज है ना वॉल्यूम। नंबर 2 देखेंगे कौन सी अभिक्रिया है ये, ऊष्माक्षेपी, यहाँ से हीट रिलीज हो रहा है, ऊष्माक्षेपी बोले या ऊष्माफेंकी अभिक्रिया बोले। नंबर जो है ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। अब आप ये छेपी है कि झेपी है हमको नहीं बुझाता है ना, इसमें कंफ्यूजन हमको रहता है। हिंदी के लिए लड़का बहुत सारा शिकायत करता है कि सर जी आपका थोड़ा सा है ना कंप्रोमाइज करेंगे, झेपी है ये जो झेपी चलो। अब पूछे कि तीसरा आपको कॉन्सेप्ट क्या मिलता है, देखेंगे ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया, बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। इससे क्या शिक्षा मिलती है, यह अभिक्रिया जो होती है यहाँ उत्क्रमणीय रिवर्सिबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, देखेंगे तीर का निशान दोनों तरफ है। इसका मतलब ये है ना, मतलब यहाँ समझेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है ना। ये हो गया आयतन, है ना। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएं, इतना आयतन निष्कर्ष निकला। अब इस प्रोसेस में सावधानी क्या बरतनी पड़ती है, इसमें मतलब सावधान रहने की क्या बात है। तो सावधान रहने की बात, जहाँ भी ये रिएक्शन दिख जाए तो वहाँ सावधान रहने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जब ये आप बनाएंगे, जब अमोनिया का ऑक्सीकरण कराएंगे तो NO, इसका नाम क्या है, इसका नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड है ये, नाइट्रिक अम्ल नहीं है। नाइट्रिक अम्ल तो हम बनाने जा रहे हैं, है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड है। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, गैस है। अब दिमाग लगाएंगे। अब हम लोग जब ये, और ये क्या है, ये भी यहाँ आप कहेंगे कि सर जी आप बोले हैं कि गैस होगा तो वॉल्यूम का हिसाब लेंगे, तो ये गैस तो है H2 यहाँ आपको बता दें, लैब में जो बनता है आपको, है ना, ये गैस के ही फॉर्म में होता है। बात समझेंगे, है ना, गैस के फॉर्म में होता है ना। तो हम आपसे पूछे कि यहाँ रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या है। तो जैसे ही हम ऑक्सीकरण कराते हैं, अमोनिया का ऑक्सीकरण कराते हैं, तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। लेकिन जैसे ही यहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड को हम हटाते नहीं हैं, तो फिर ये नाइट्रिक ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके फिर क्या बना देता है, अमोनिया बना देता है ना। तो इस अभिक्रिया में पहले स्टेप में आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ नीचे आपको लिखना पड़ेगा, यह चूंकि यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, इसलिए यहाँ से नाइट्रिक एसिड को बार बार हटाते रहना चाहिए। क्योंकि फिर यह अगर नाइट्रिक एसिड को हम नहीं हटाते हैं तो फिर नाइट्रिक एसिड है ना जल से अभिक्रिया करके फिर आपको अमोनिया को दे देंगे। तो नीचे आप ये सब बात लिखेंगे। दूसरा स्टेप दिमाग लगाएंगे, दूसरा स्टेप में क्या होता है, स्टेप 2, दूसरा जो स्टेप है आपको नाइट्रिक ऑक्साइड किसको बोलते हैं, NO को बोलते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड को इतना टेम्परेचर पर ठंडा करते हैं। तो ठंडा करने पर वह हवा के ऑक्सीजन द्वारा NO2 में क्या हो जाता है, परिणत हो जाता है। यहाँ रिएक्शन देखेंगे, NO का ऑक्सीकरण ये O2 के साथ, तो ये देता है NO2। यहाँ हम आपसे इससे आपको कंक्लूजन क्या मिलता है, तो देखें तो यहाँ इसका कितना वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम है, यहाँ 1 वॉल्यूम है, यहाँ 2 वॉल्यूम है। तो यहाँ आपसे पूछा जाए कि दूसरे स्टेप में बहुत सारा तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि हम नाइट्रिक एसिड बनाते वक्त, है ना, पहले स्टेप में, है ना, आयतन बढ़ता है कि घटता है। तो पहले स्टेप में आयतन यहाँ बढ़ा था, दूसरे स्टेप में यहाँ आयतन क्या हुआ, घटा, है ना। तो ये सब दूसरा स्टेप वही आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, नीचे लिखना पड़ेगा। इस स्टेप में है ना आयतन क्या हो जाता है, इनका डिक्रीज कर जाता है, घट जाता है। तो स्टेप में आप लिखेंगे, तीसरा स्टेप आपको क्या है कि NO2 जो है पेरोक्साइड जल से अभिक्रिया करो HNO3 बनाता है। HNO3 ये देखेंगे, यहाँ आयतन आपको बढ़ रहा है कि घट रहा है देख लेंगे। तो यहाँ आपको 3 आयतन हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 हो गया, तो 2 1 3। यहाँ आयतन भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, आपको बता देते हैं ना।
तो ये सब हुआ आपको, है ना। यहाँ आपको यही तो हमको मेन मकसद था ना बनाना, यही है आपको NiTrIc नाइट्रिक एसिड, है ना, ये है नाइट्रिक एसिड। अब देखेंगे ये जो है आपको 5 नंबर में पूछेगा। अब यही आपको 5 नंबर में नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं कि इतना आप लिख दिए तो 5 नंबर पूछेगा। इसको याद करने का तरीका क्या है, तो याद करने का तरीका दिमाग लगाएंगे, ये सब तो आप नोट करेंगे। याद करने का तरीका ये है कि स्टेप 1 लिखकर आप ये स्टेप 1 लिख लेंगे और आप ये अभिक्रिया लिख लेंगे, NH3 प्लस O2, ये आपको NO दे दिया, प्लस में H2O दे दिया। चलेंगे यहाँ देखेंगे जरा PT, बस स्टेप पहला स्टेप में ये लिख लेना है। स्टेप 2 में आपको लिखना है, स्टेप 2 में आपको ये रिएक्शन लिख लेना है, ये वाला NO प्लस में O2 गिव्स NO2। दूसरे स्टेप में आपको ये ले लेना है ना। उसके बाद टेम्परेचर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, इसे 473 से 573 तक। तीसरा स्टेप जो है, तीसरे स्टेप में आप क्या लिखेंगे, NO2 प्लस में H2O, ये बना देता है HNO3 HO NO3 प्लस में NO। चल आप इतना याद रखें, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है ना, इतना याद रखें आप। स्टेप 1 में ये वाला नहीं ना है, ये वाला कहाँ से आ गया, ये वाला है। फर्स्ट स्टेप में आप, है ना, अमोनिया का ऑक्सीकरण कराने से पीटी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो आप देखें, आप कहेंगे कि सर जी ऐसा लिखने से क्या होगा, तो आप बस इतना याद रखें, इतना ऑटोमेटिक आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ स्टेप 1 आपको, है ना, दिख रहा है ना, ऑक्सीजन हो रहा है, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन का एडिशन क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है ना। तो यहाँ अमोनिया का ऑक्सीकरण करने पर, लेकिन अमोनिया का ऑक्सीकरण किसके उपस्थिति में करने पर, पीटी उत्प्रेरक की उपस्थिति में करने पर आपको नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है ना। फिर यहाँ स्टेप 2 में याद रखेंगे कि नाइट्रिक ऑक्साइड का, है ना, ऑक्सीकरण कराया जाता है टेम्परेचर इतना पर, तो NO2 प्राप्त होता है। फिर NO2 जल से अभिक्रिया करके आपको HNO3 बनाता, हो गया आंसर। अबे उससे सिंपल कुछ होता है क्या, है ना, इतना याद रखें। बाकी आप अगर चालाक हैं, अगर आप चालाक हैं तो इतना आपको याद रखना बहुत जरूरी है, बाकी सब आप लिख सकते हैं। कहेंगे कि इतना लैंग्वेज मत याद रखिए, इसको याद रखिए, है ना। अब जो हम सीखेंगे ये देखेंगे, ये है इंडस्ट्रियल मेथड है। इंडस्ट्रियल मेथड में आपको सबसे पहले, है ना, बताएं आपको ओस्टवाल प्रोसेस, जो कि, है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। ये एग्जाम में खूब पूछता है आपको, कोई ऐसा साल नहीं जिसमें, है ना, गैप कर दे, ये कॉमन क्वेश्चन हुआ। इससे भी कई गुना ज्यादा, इससे 1000 गुना ज्यादा हम आपको बता देते हैं, इससे 1000 गुना ज्यादा इसका केमिकल रिएक्शन है इंपॉर्टेंट, और फिजिकल रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है ना। 1000 गुना का बात बता रहा है। और इसका केमिकल रिएक्शन जो है यहाँ तक ही नहीं, बोर्ड तक ही नहीं, जेईई मेंस नीट, है ना, एडवांस IIT जेईई में सब जगह आपको इसका रिएक्शन 100% पूछेगा, और इसका रिएक्शन बहुत टॉप होता है ना। तो अब इसका देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, उसके बाद देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। तो देखेंगे नाइट्रिक अम्ल का भौतिक गुण। तो पहले तो आपको बात बता दें हम कि किसी चीज का भौतिक गुण नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, लेकिन इसमें से जो भौतिक गुण आपसे पूछेगा ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन रहा, VVI रहा है ना। मतलब क्या कि नाइट्रिक एसिड, मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि नाइट्रिक एसिड बिहेव करता है एज बिहेव, है ना, ये करता है ना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब क्या, यह प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। मतलब क्या, इसलिए आपको बोले थे, कल भी बोले थे, है ना, पिछले वीडियो में भी आपको बोले थे कि अगर ये चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री से आप, है ना, 11th में, है ना, जो आपको ऑक्सीकारक और अवकारक पढ़ाया गया, ऑक्सीकरण अवकरण पढ़ाया गया, तो उसको आप दिमाग में रखेंगे। यहाँ इसका प्रबल ऑक्सीकारक होने का बहुत सारा मीनिंग है, मतलब इतना महत्वपूर्ण यहाँ मीनिंग है, इसका रिएक्शन से डायरेक्ट कनेक्ट है ना। तो इसको आप यहाँ VVI करके याद रखना। मतलब क्या कि नाइट्रिक एसिड जो होता है प्रबल ऑक्सीकारक, मतलब प्रबल ऑक्सीकारक मतलब यहाँ कभी अवकारक की तरह बिहेव ही नहीं करता है, 1% भी अवकारक की तरह बिहेव नहीं करता, यह मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। तो यह भौतिक गुण लिखेंगे, भौतिक गुण में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है ना, ये है इंटरेस्ट है आपको केमिकल प्रॉपर्टी में। तो आपको नाइट्रिक अम्ल के रासायनिक गुण किसको बोलते हैं,
जिस तरीके से आपको पहले के लोग है ना लड़का या लड़की देखने जाते थे, तो पहले के लोग क्या देखते थे कि लड़का लड़की है ना उजला है, वाइट है, लंबा है, मोटा है, ये देखते थे है ना, इसलिए धोखा खा जाते थे। लेकिन आजकल के लड़के जो है ना, जैसे हम लोगों के जैसे है ना, तो वो जाएंगे तो ऊपर से नहीं देखते हैं, उसके इंटरनल से देखते हैं। तो इंटरनल देखने के लिए क्या 2 दिन बिताना पड़ता है किसी के साथ है ना। एक दिन के लिए तो किसी का बुलाएंगे तो वो अच्छा से अपना ट्रीटमेंट अपना करेगा है ना, व्यवहार अच्छा रखेगा ना, 2 दिन अच्छा रखेगा। लेकिन अगर वह ऐसा होगा तो अपने औकात पे आता है, तो वो हुआ आपको क्या रासायनिक गुण, जो एक दिन में आप देख कर आते हैं वो आपका भौतिक गुण हुआ है ना। अब ये रासायनिक गुण तो हम देख लिए है ना, मतलब ऊपर से देख लिए कि नाइट्रिक एसिड कैसा है, लेकिन अब नाइट्रिक एसिड के अंदर घुसना है कि अंदर से किस तरीके से है और किस तरीके से किस लोगों से और किस तरीके से बिहेव करता है। मतलब क्या, किस किस तत्व से है ना, किस किस एलिमेंट से है ना, और किस किस कंपाउंड से या कौन सा रिएक्शन शो करता है। तो सबसे पहले ये बात आप याद रखेंगे, नंबर 1 जो है, पहला जो आपको है ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव का मतलब क्या है, मतलब क्या कि नाइट्रिक एसिड को जब हम हीट करते हैं तो नाइट्रिक एसिड को हीट करने पर वह क्या बनता है। हाँ, पहला क्वेश्चन आपको हो गया, ऑब्जेक्टिव में दिमाग लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव को आप क्लियर करें, स्ट्रॉन्ग करें, सब्जेक्टिव ऑटोमेटिक बन जाएगा। पहला आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा ना कि नाइट्रिक एसिड को हीट करने पर कौन सी गैस रिलीज होती है, तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। आप ये रिएक्शन आप परमानेंट के लिए याद रख लेते क्योंकि इस रिएक्शन का बहुत ही काम पड़ने वाला है ना। तो ऊष्मा का प्रभाव में आप क्या लिखेंगे कि जब HNO3 को गर्म किया जाता है तो वह NO2, H2 और O2 को देता है। तो ये अम्लीय गुण जो है ये आपको 10 में भी पढ़ाए थे, 10 क्लास में भी। अम्लीय गुण का मतलब क्या, एसिडिक नेचर। तो इसमें आप क्या जानते थे, एसिड देखेंगे, अम्ल, भस्म अभिक्रिया करता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये है ना, उदासीनीकरण अब 10 में पढ़ाए थे। तो यहाँ क्या बनता है, लवण बनता है और प्लस में क्या बनता है, जल बनता है। ये याद रखेंगे, कन्फर्म मतलब ये याद रखें अम्लीय गुण। और अम्लीय गुण का मतलब क्या, हम आपसे पूछे स्ट्रॉन्ग, ये जो HNO3 जो है स्ट्रॉन्ग ना एसिड है कि वीक एसिड है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। और स्ट्रॉन्ग एसिड है आपको बता देते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करने वाला ना न्यूट्रल बन जाता है, न्यूट्रल बन जाता है। अब न्यूट्रल का मतलब क्या कि अम्ल भस्म की अभिक्रिया कराएंगे तो लवण बन जाए, यहाँ लवण जो है आपका न्यूट्रल कहलाता है। बात समझेंगे, जैसे हम आपसे पूछे कि अम्ल को ले लें, कौन सा अम्ल आपको लेना है, HNO3 लेना है, इसी के बारे में बात करना। भस्म के बारे में आप NaOH ले लें, NaOH भस्म, ये सब पहचान आपको बताया है कि अम्ल का पहचान क्या है, भस्म का पहचान क्या है ना, लवण का पहचान है, तो पिछले लेक्चर में आप टाइप करेंगे, मिल जाएगा आपको वीडियो। तो यहाँ से देखेंगे, बस प्लस माइनस का खेल आप जाने, प्लस माइनस का खेल जाने। तो यहाँ H प्लस हो गया और NO3 माइनस हो गया, यहाँ ये Na प्लस हो गया, OH माइनस हो गया, तो प्लस वाला माइनस वाला के पास जाता है, माइनस वाला प्लस वाला के पास जाता है। तो यहाँ Na जो है दिमाग लगाएंगे, यहाँ Na कहाँ जाएगा, माइनस वाला के पास, NO3 के पास, और ये कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा। तो देखेंगे आप ऐसे भी याद रखें और नहीं तो ऐसे याद रखें। तो लवण कब बनता है, लवण बनने के लिए आपको बता देते हैं मेटल होना जरूरी है। तो यहाँ मेटल के रूप में आपको कौन है, Na हो गया, और लवण बनने के लिए NO3 यहाँ जाएगा, NO3 प्लस में क्या निकलेगा, जल बाहर 100% निकलेगा। उसी तरीके से आपसे पूछते, अच्छा एक और कंफ्यूजन होता है, मुन्ना दिमाग लगाओ। यहाँ कंफ्यूजन यहाँ क्या होता है, जैसे ये तो यहाँ पहचान लिए कि है ना कि यहाँ भस्म है ना, लेकिन उसी तरीके से अगर पूछ दे HNO3 है, ध्यान दो HNO3 Na2, अब इसका रिएक्शन हम करा दें तो इसका रिएक्शन किस तरीके से होगा, इसका रिएक्शन, तो बात वही है, ये लिखें ये लिखें, बात वही है ना। ये जल में घुल गया, ये जल में नहीं घुला है। 10 में सबसे लड़का कंफ्यूजन में टीचर खुद के पूछता था कि सर जी भस्म और क्षार में क्या अंतर है ना। तो जल में जो घुल जाता है वो क्षार कहलाता है, क्षार ये है अब भस्म ये है, मतलब यार अंतर देखेंगे। जब ये जल में घुल गया, लेकिन ट्रीटमेंट जो है ना ये दोनों ऐसा ही करेगा, ये भी रिएक्शन करेगा तो भी बनाएगा यही बात, NO3 प्लस में H2O। उसी तरीके से आपको एक और रिएक्शन हम दे दें, रिएक्शन जैसे आपको दे दें हम Zn, मान लें कि आपको दे दें HNO3 प्लस ZnO, तो यहाँ से Zn NO3, यहाँ से प्लस माइनस करना, ये प्लस हो गया ये माइनस, ये प्लस ये माइनस,
तो यहाँ से ये हो जाएगा ZnO3 का ट्वाइस इसका वैलेंसी 2 होता है, इसका 1 होता है, प्लस में क्या है H2 बाहर निकल गया। अब कुछ नहीं करना है, एसिड बेस का कॉन्सेप्ट याद रखें। एसिड बेस का ना अम्ल यहाँ है, ये HNO3 अम्ल है, ये भस्म है NaOH, ये रिएक्शन किया तो लवण और जल बनाएगा। लवण आपको मेटल का लवण बन गया ये, और क्या बनेगा जल बन जाएगा। दिमाग में जैसे हम आपसे पूछते हैं HNO3 प्लस में CaOH ट्वाइस, ये रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, ये प्लस माइनस करेगा। घबराए नहीं कि यहाँ ट्वाइस है थराइस है ना, ये प्लस है ये माइनस है, उससे ना घबराए। प्लस वाला को माइनस वाला के पास नहीं दे, तो यहाँ कैल्शियम हो गया Ca, यहाँ माइनस वाला कौन है NO3 वाला, तो NO3 हो गया। उसके बाद कैल्शियम का वैलेंसी कितना होता है 2, इसका कितना होता है 1, तो ये इसके पास जाएगा तो ये घेरा जाएगा है ना। अब प्लस में आपको तो ये 100% फिक्स है। एक और कॉन्सेप्ट याद रखें कि कहीं भी एसिड से अगर अभिक्रिया कराते हैं, मतलब ये नहीं कहा ना 90% ये रोल लागू होगा। मतलब क्या कि किसी से अगर हम लोग एसिड से है ना रिएक्शन कराते हैं किसी भी कंपाउंड में, तो उसमें वाटर का निकलना 90% फिक्स होता है। बात समझ रहा ना, याद रखेंगे ये बातें है ना। मतलब ये कि 90% ये लागू होगा। मतलब कोई भी एसिड है अगर है ना किसी कंपाउंड से रिएक्शन करता है तो वहां से वाटर का निकलना फिक्स होता है। दूसरा हम आपसे इसी तरीके से रिएक्शन आपको दे दें, हम बहुत सारा दे देंगे आपको रिएक्शन है ना घर से ही बनाने के लिए। तो इस पर आपको होमवर्क दे देते हैं, जब ऑनलाइन बनता है तो ना कैसे पढ़ाएंगे। तो ये आपका ये है ना होमवर्क दे दिए हैं HW का। छोटे बच्चे ना समझाना, आपको आते होंगे ना कि सच्ची छोटा बच्चा समझ रहे हैं होमवर्क के लिए, हम छोटा बच्चा ही आपको समझ रहा है। याद रखेंगे इसको, याद क्या करना है इसको बनाएंगे। उसका अगला हम गुण देखते हैं। आपको गुण है धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। अब कार्बोनेट की तो ये सब याद रहे, ये सब हमारा पिछला लेक्चर आप फिर जाकर इसको है ना ये कार्बोनेट बाइकार्बोनेट नहीं बुझा रहा तो आप है ना 10 का जाकर देखें, वीडियो बनाया है उसमें आप देख सकते हैं। तो यहाँ आपसे कुछ कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अगर रिएक्शन कराते हैं तो कार्बोनेट किसको बोला, सबसे पहले तो आप ये याद रखें कार्बोनेट किसको बोला जाता है। CO3 को हम लोग कार्बोनेट बोलते हैं। इसका वैलेंसी जो होता है कितना होता है 2 होता है। अगर हम पूछे कि बाइकार्बोनेट क्या है तो हाइड्रोजन अगर इंक्लूड हो जाता है तो उसको क्या HCO3 को हम लोग बाइकार्बोनेट बोलते हैं। HCO3 का वैलेंसी कितना होता है, तो इसका वैलेंसी 1 होता है। तो जब हम लोग ऐसे इसमें डैश देकर आप लिखेंगे कि धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया, धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया जब HNO3 से कराते हैं तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड काहे निकलेगा, क्योंकि यहाँ CO3 है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। अगर यही जब तुमको बता देते हैं SO3 होता तो कौन सा गैस निकलता है, SO2 गैस निकलता, सल्फर डाइऑक्साइड। बात समझ रहा ना। जैसे हम आपसे रिएक्शन पूछे देखेंगे, अभी बाइकार्बोनेट कार्बोनेट को लेंगे हम लोग CrBONAT कार्बोनेट को। तो जैसे हम आपसे पूछते कि Na2CO3 प्लस HNO3, बस आपको वही कंसेप्ट याद, तो ये क्या बनाएगा तो देख लेंगे। हम आपको डायरेक्ट लिख देते हैं, लैंग्वेज लिख देते हैं, आपको याद रहेगा। यहाँ लिख देते हैं कार्बोनेट की अभिक्रिया HNO3 के साथ कराते हैं या अम्ल के साथ कराते हैं तो ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा लवण, जल प्लस में CO2 गैस देगा। ये फन रिएक्शन ये याद करेंगे ना। अब कार्बोनेट का मतलब क्या, Na2CO3 प्लस में HNO3। हमको तो इसका देखना है प्रॉपर्टी में, बाकी हमको क्या मतलब है। तो यहाँ देख लेंगे लवण बनेगा, तो यहाँ लवण क्या बनेगा लवण किससे बनता है, धातु से। तो धातु हो गया यहाँ ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये गया सोडियम इसके पास NaNO3 प्लस में देख लेंगे क्या निकलेगा, जल निकलेगा, अम्ल है, प्लस में CO2 हो गया। इसको बैलेंसिंग आपका काम रहा है ना। दूसरा तरीके से आप इसे बोलते हैं K2CO3, इसका रिएक्शन आप करा दे HNO3 के साथ, तो इसका रिएक्शन कराएंगे तो KNO3 बन जाएगा आपको, प्लस में H2O बन जाएगा, प्लस में CO2 बन जाएगा। सिंपल तो यार है, यहाँ प्लस माइनस करो ना, है ना। दूसरा आपसे बोलते हैं CaCO3 प्लस HNO3, इसका रिएक्शन जब आप कराते हैं तो यहाँ देख लेंगे, यहाँ ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, यहाँ कैल्शियम जो होता है कैल्शियम जो होता है HNO3 के साथ NO3, यहाँ कैल्शियम का वैलेंसी 2 हो जाता है, तो घेर देंगे प्लस में H2O प्लस में CO2। ये तो आपको हुआ क्या, ये आपको हुआ कार्बोनेट, कार्बोनेट है ये। बाइकार्बोनेट कब होगा, बाइकार्बोनेट कब होगा, H जब लग जाएगा इसमें तो
तो बाइकार्बोनेट हो गया, जैसे NaHCO3 इंपॉर्टेंट है, प्लस HNO3। तो देखेंगे ये हो गया सोडियम, हाइड्रोजन के लिए बाइकार्बोनेट हो गया ये, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, फिर वही प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, लवण बन जाएगा क्या, NaNO3 प्लस में H2O प्लस में CO2। इसी तरीके से आपसे बोले KHCO3 पोटेशियम बाइकार्बोनेट HNO3 रिएक्शन इसका हम कराएंगे तो KNO3 प्लस में H2O प्लस में CO2, है ना। तो ये रिएक्शन आप देखेंगे, ये तो आसान है ना। अब कितना रिएक्शन को आप नहीं देखें, केवल इसको याद रखें। कार्बोनेट की अभिक्रिया हम से कराते हैं तो लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। दूसरा बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया भी जब कराते हैं नाइट्रिक एसिड से तो ये बनता है, नोट कर लेंगे आप। तो ये सब आपको रिएक्शन हुआ इसमें से, है ना। अभी ना समझेंगे, अभी तो खेल इसका अब शुरू हुआ है, ये तो 10 का था, है ना। खेल इसका पर्सनली जो है ये तो 10 का था, पर्सनली जो है इसका केमिकल रिएक्शन जो देखेंगे हम लोग कल देखेंगे, जहां से एकदम परीक्षा में आना 100% फिक्स है ना। और लॉकडाउन में भी आप जोश जुनून में पढ़ें, है ना। इस लॉकडाउन में अगर तुम सुधर रहे हो तो याद रखना सबसे अच्छा तुम ही, इतना बात याद रखना। लॉकडाउन में अगर तुम्हारा आदत ठीक है तो तुम बहुत अच्छे हो। मिलते हैं हम लोग। जय हिंद, जय भारत।